एक दिन दोपहर में लगभग 2:30 के आसपास जब मैं अंकिता को दूध पिला रही थी तो प्रीति मेरे पास कमरे में आई। वैसे तो यह समय उसका आराम करने का होता था। उसकी सांस कुछ फूली हुई सी थी और उसके सिर के बाल बेतरतीब से फैले हुए थे। मैंने उसको नीचे से ऊपर तक निहारा तो लगा कि उसके साथ कुछ हुआ है। मैंने पूछा था, प्रीति तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? क्या बात है? मैम साहिब, आप कोई और काम करने वाली ढूंढ लो, मैं अब आपके घर काम नहीं कर सकती। क्यों प्रीति, ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक इस तरह दोपहर में काम छोड़ कर जा रही हो? तुम्हारे साथ हम सब अच्छे से बर्ताव करते हैं। तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं है। अपनी इच्छा से काम करती हो, जब मन में आता है तब घर घूम आती हो, फिर आज अचानक ऐसा क्यों? प्रीति तब कुछ नहीं बोल पाई थी। बस वापस मुड़कर अपनी चुनरी के एक कोने को मुंह में दबाए भाग ली थी वह। मैं कुछ भी नहीं समझ पाई थी। अंकिता को सोता छोड़कर मैं दूसरे कमरे में आ गई थी जहां नितिन सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो आंख भींचते हुए बोले, क्या बात है, छुट्टी वाले दिन तो आराम कर लेने दिया करो। मैंने सारा वृतांत उन्हें सुनाने हुए पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि प्रीति ऐसे अचानक क्यों भाग गई? प्रीति अपने घर चली गई। मैं आराम करने के लिए जब कमरे में आया था तब तो वह बरामदे में लेटी हुई थी। हो सकता है सोते हुए उसने कोई बुरा स्वप्न देख लिया हो, शायद डर गई हो बेचारी। कहीं तुमने या माँ ने तो कुछ नहीं कह दिया? काम करते वक्त उसे कुछ कह तो नहीं दिया आज सुबह या कल शाम को? नहीं तो इतने दिन हो गए, भला आज तक कुछ कहा है जो आज? हाँ, हो सकता है सोते हुए उसने कोई बुरा स्वप्न देखा हो। खैर चलो छोड़ो, मैं शाम को उसके घर हो आऊंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ तो गई, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ा रहा था। मैं बेड पर लेटे लेटे सोच रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वह भरी दोपहर में घर वापस जाने को मजबूर हो गई। मां जी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि उनकी तो आज प्रीति से कोई बात ही नहीं हुई। मुझे जब असमंजस में और अधिक नहीं रहा गया तो मैं प्रीति के घर पहुंच गई थी। प्रीति एक कोने में अलग सी बैठी थी। मुझे दहलीज पर देखकर भी कुछ नहीं बोली, वैसे ही बैठी रही थी, वरना तो उठकर मेरा स्वागत करती थी। मैंने जब काम छोड़ने के बारे में जानना चाहा तो उसकी माँ ने इतना ही कहा था, मैम साहिब, अब प्रीति तुम्हारे घर काम नहीं करेगी, अब यह गांव जाएगी, इसकी वहाँ शादी तय हो गई है। ऐसे अचानक कैसे? बस मैम साहिब, हम गरीब लोगों के साथ कब कैसे क्या गुजर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ठहरे बड़े आदमी, हम छोटे लोग भला क्या कह सकते हैं। बाकी अब प्रीति आपके घर नहीं जाएगी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद प्रीति ने काम छोड़ने का कारण नहीं बतलाया और मैं अपना सा मुंह लेकर वापस घर आ गई थी। घर आकर मैं कुछ देर तक सोचती रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो प्रीति यूं काम छोड़कर चली गई और अब उसकी शादी करने की बातें हो रही हैं, जिसके लिए उसे गांव भेजा जा रहा है। अभी तो प्रीति की उम्र 13 वर्ष की ही होगी, फिर इतनी जल्दी, वह भी एकाएक। जब समझ में कुछ नहीं आया तो मैं नितिन के पास आ गई और उनसे किसी दूसरी काम वाली लड़की का इंतजाम करने को कहा। अनमने मन से नितिन ने कहा, हाँ देखता हूँ। इतनी जल्दी थोड़ी ही काम वाली लड़कियां मिलती है, वह भी तुम्हारी पसंद की। तब मैंने कहा था, कोई बात नहीं, कैसी भी ले आओ चलेगी। बच्चों का ध्यान कैसे रखना है वह सब कुछ मैं समझा दूंगी। अगले ही दिन नितिन ने अपनी जानकारी में कईयों को काम वाली के बारे में कह दिया था। उसके 4 से 5 दिन के बाद शर्मा जी के यहाँ काम करने वाली बाई ने डोर बेल बजाई तो सास ने उसके पास जाकर पूछा था, हाँ रमा, क्या बात है, कैसे आई हो? बीबी जी को एक लड़की चाहिए न बच्चों की देखभाल के लिए, सो उसी की खातिर आई थी। मैंने घर के अंदर से ही कह दिया था। हाँ रमा, चाहिए, लेकिन कौन है?
मैम साहिब, मेरी बड़ी लड़की 14 से 15 साल की है। मगर क्या? सास ने पूछा था। जी, वह पैर से थोड़ी अपाहिज है, लेकिन घर का सारा काम कर लेती है। मेरी 4 लड़कियां उससे छोटी है, वही मेरे पीछे से घर का सारा काम करती है और अपनी छोटी बहनों की देखभाल भी। अब खर्चा बढ़ गया है। शर्मा जी की बीवी ने कहा था कि आपको तो सिर्फ काम वाली 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को चाहिए, तो वह इतना वक्त निकाल लेगी। तब तक मैं भी अपनी सास के पास आकर खड़ी हो गई थी। मैंने उससे पूछा था कि महीने के हिसाब से कितने पैसे लोगी? हम उसे दोनों समय खाना तो देंगे ही, साथ में कपड़े भी दे देंगे। उसने कहा था कि जो मर्जी दे देना मान जी। वैसे मैं एक घर में बर्तन करने का 300 रुपए लेती हूँ। मैंने तपाक से कहा था, अच्छा चल, कुल मिलाकर महीने के 500 रुपए दे देंगे। अगर ठीक है तो आज शाम से ही भेज दो 500 रुपए। सुनकर उसने झट से हाँ की और हमारा अभिवादन करके चली गई। शाम को उसने अपनी बड़ी लड़की को हमारे यहाँ काम के लिए भेज दिया था। लड़की का हुलिया दयनीय था। मोटे मोटे काले होंठ, उभरे हुए दांत जिन पर गंदगी साफ देखी जा सकती थी, मैले कुचैले कपड़े, छाती पर इतना ही उभार था कि बस यह महसूस किया जा सके कि लड़की है। मेरे नाम पूछने पर उसने अपना नाम आयशा बतलाया था। उसे देखकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि यह क्या काम करेगी। पहले तो मुझे ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने तब नहाने का साबुन व बदलने के लिए दूसरे कपड़े देते हुए उसे ताकीद की थी कि पहले तुम अच्छे से नहा कर आओ और दांत साफ करना मत भूलना। उसने मुझसे कपड़े और साबुन लिए और पूछा, आंटी जी, बाथरूम किस तरफ है? मैं चौंक गई थी। अरे, तुम अपने घर जाकर नहा कर आओ। तब उसने कहा था कि आंटी, हमारे घर बाथरूम कहाँ? मैं तो अंधेरा होने पर ही घर के आंगन में नहा लेती हूँ या फिर सूरज निकलने से पहले। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूँ क्या न करूँ। यह कैसी मुसीबत आ गई। मांझी को पता चल गया तो खैर, उसे चुपचाप बाथरूम में भेज मैं आंगन में बिछी चारपाई पर अंकिता को लेकर बैठ गई थी। वह थोड़ी ही देर में नहाकर बाहर आ गई थी। मैंने उसे उसका सारा काम समझाते हुए उससे पहले बाथरूम की जमकर सफाई करवाई थी। आयशा मेरी सोच से अधिक समझदार निकली। जो भी कहती वह उसे आगे से आगे बिना ज्यादा बुलवाए पूरा कर देती थी। जब भी उसको समय मिलता तो वह अंकिता को ले मेरे पास आ बैठती और कहती थी, आंटी, आप कितनी सुंदर है। आप क्या लगाती हैं अपने मुंह पर? कौन सी क्रीम लगाती है? कौन सा तेल इस्तेमाल करती है? आपके बालों से बहुत अच्छी महक आती रहती है। आयशा मेरी तारीफ करनी शुरू कर देती थी तो रुकती ही नहीं। मैं उसे अब अक्सर शैम्पू, तेल, साबुन, क्रीम दे दिया करती। उसे नए कपड़े भी सिलवा कर दे दिए थे। मेरे कहने से दांत मंजन करते करते न जाने कब आयशा आंख में अंजन भी करने लगी थी।